जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल एवीएम क्लासेस में। यहाँ पे हम 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी कम दिन बचे हैं, ऐसे में आपके लिए ऑब्जेक्टिव एकदम काफ़ी फायदेमंद होगा। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हो टोटल को लेकर के आ चुके हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे। मेरा वादा है कि आप बहुत सारे सवाल को यहाँ आंसर सही देने वाला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टोटल। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, यह सवाल है आपसे। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, आपको आंसर पता, फटाफट से कमेंट बॉक्स में देते जाएंगे और अपना आंसर मिलाते जाएंगे। तो लाल कुर्ती का जो गठन किया गया था वो गैरीवाल्डी के अनुसार किया गया था, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन आपका डी है तो बिल्कुल सही है, और बने रहे शुरू से अंत तक के, तभी मजा आएगा। सवाल नंबर 2 है, टोटल इंपोर्टेंट लेकर के आया साथियों। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संधि की स्थापना की, वेरी खास क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने जर्मनी में जाकर के किस संधि की स्थापना की थी। ठीक है, क्या ट्रांसबेडेन संधि की, या सिल्पलाइन संधि की, या राइन संधि की, इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर बतलाना है। तो नेपोलियन जो है वो जर्मन में जाकर के जो स्थापना किया गया था वो राइन संधि किया गया था, राइन संधि। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। और आप लोग जो याद नहीं आंसर वो याद करते जाएंगे साथ साथ में मेरे साथ। चलिए सवाल नंबर अगला है, बेहद ही खास क्वेश्चन, कि किसने कहा था कि फ्रांस जब छिकता है तो बाकी यूरोपियों को सर्दी जुकाम हो जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये लगभग बार बार देखने को मिल जाता है। क्या सवाल है कि किसने कहा था कि फ्रांस जब छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये आपका कहा गया था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहा गया था मेटरनिक के द्वारा। मेटरनिक, अगर ऑप्शन आपका सी है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जैसे ही सवाल देखते पढ़ते और फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लोग टूट पड़िए एकदम। ठीक है, कोशिश कीजिए। अरे गलत होगा कोई बात नहीं, आपको सही चीज़ का जानकारी भी तो मिल जाएगा। तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है मेरे साथियों, या तो जीत मिलती है या तो सीख मिलती है। ये नहीं सोचना है कि हम ऑप्शन सी बता देंगे तो डी हो जा रहा है, यहाँ पे गलत हो जा रहा है। आप गलती नहीं कर रहे, आप कोशिश कर रहे हैं, यानी आप कुछ सीखने की इच्छा रख रहे हैं। तो इसे गलत से कभी घबराना नहीं है। सवाल नंबर 4 है, यंग यूरोप का स्थापना कौन था, यानी यंग यूरोप का स्थापक, सॉरी संस्थापक कौन था, यानी यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था, वो आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप लोग नजर आ रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो हमें ऑप्शन भी बोलने की जरूरत नहीं है, फटाफट से आप लोग करें। तो यंग यूरोप की जो स्थापना किया गया था वो मेजनी के द्वारा किया गया था। किसके, मेजनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 5 है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया सवाल। क्या यूनान को, रोम को, इटली को, स्पेन को। तो यूरोपीय है ना, यूरोपीय सभ्यता का पालना जो कहा जाता है ये यूनान को कहा जाता है, यूनान को। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, बेहद ही खास क्वेश्चन है, यहाँ से आपको एग्जाम में भी देखने को मिल जाता है कि खूनी रविवार किस तिथि को किस वर्ष हुआ था, यानी डेट और तारीख, आपको ईयर्स और डेट दोनों को दोनों बतलाना है। ठीक है, खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आप लोग सामने नजर आ रहा है, तो फिर घबराने की क्या जरूरत है, बिल्कुल बता सकते हैं। तो खूनी रविवार जो हुआ था, ठीक है, आपका ऑप्शन अगर बी है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, 1905 ईस्वी में है। देखिए आप यहाँ पे ऐसे विद्यार्थी को कंफ्यूजन करता है कि 1905 1905 टोटल सब तो वही दिया गया, लेकिन आपका डेट का सिर्फ पकड़ में आना है। ठीक है, तो बड़ा विद्यार्थी ऐसे सवालों के अंतर्गत कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो ध्यान में रखना है 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। अगला सवाल है, ब्रेस्टिटोक्स की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था। ब्रेस्टिटोक्स की संधि किस देश, है ना, किन दो देशों यानी किन देशों के बीच में हुआ था। बड़ा ही गंभीर सवाल है, बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है। ब्रेस्टिटोक्स की संधि जो हुआ था रूस और जर्मनी के बीच ही हुआ था संधि। ठीक है, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। और चलिए अगले सवाल के कुछ क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा हार्ड लेवल का, लेकिन हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए अच्छे दिन तो बुरे दिन दोनों आते रहते हैं। इसलिए आप गलत को भी गलत नहीं, मतलब नहीं हार मान लेना है। एक आध क्वेश्चन होते हैं गलत, लेकिन आपको सही भी होगा हिम्मत रखेंगे तो। अगला सवाल है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है। बेहद ही खास क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति जो है किस पर आधारित होता है। एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, दूसरा विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में सुखी सुखी साथ रहते हैं, तीसरा है कि एक धर्म के अनुयायी या समुदाय बनाते हैं, और चौथा ऑप्शन है कि एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी धर्मों को कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। देखते हैं कितने विद्यार्थी बता सकते हैं।
चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ जो राइट आंसर की बात करें, सांप्रदायिक राजनीति जो होता है वो क्या होता है कि एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, मतलब अपने आप को क्या समझना, एकदम अच्छा धर्म समझना, दूसरे लोग को नीचा समझना, ये होता है सांप्रदायिक राजनीति। ऑप्शन है बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, सिहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? बिल्कुल आप बता सकते हैं। सिहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है, वो आपको बतलाना है। कहाँ के? क्या म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया या मॉरिशस? तो सिहली जो राजभाषा घोषित किया गया है वो किया गया है श्रीलंका को, श्रीलंका को। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और सवाल है अगला हमारे पास, देखेंगे बेहद ही खास क्वेश्चन टोटल। सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? बेहद ही खास क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किस देश के देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, या समानता का अधिकार दिया गया है, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल कौन सा दिया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 19 में जो दिया गया है वो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, मतलब हम आज़ाद हैं। ठीक है, हमें क्या है? स्वतंत्र रखा गया है, आज़ाद। हम किसी के अंदर नहीं आते, मतलब हम लोग क्या, आज़ाद है, अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। हाँ, आप नियम कानून नहीं तोड़ सकते हैं। चलिए सवाल अगला है कि भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य। यह खास क्वेश्चन कि भाषाई आधार पर, मतलब वहाँ पे एक विशेष प्रकार की भाषा बोली जाती है, उसके अनुसार एक क्या बन गया, अलग राज्य बन गया। वो कौन सा है? कौन सा है वो बतलाना आप लोग को। बिहार, झारखंड नहीं, बिहार में कई तरह के भाषा बोले जाते हैं। ठीक है, एक भाषा के आधार पर यह नहीं बनाया गया। झारखंड में वही हाल है। उत्तराखंड में नहीं। आंध्र प्रदेश के, है ना, आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर बनने वाला क्या था, प्रथम राज्य है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले सवाल के लिए चलते हैं आप लोग को। और सवाल नंबर 12 है, देखेंगे कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये तो बच्चा भी बता देगा। ठीक है, दूध पीने वाला बच्चा होगा वही बता देगा। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, कितने वर्षों का होता है सबको पता है, 5 साल का होता है। और चलिए सवाल अगला देखते हैं कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, और ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। ज़्यादातर के एग्जाम में आपको प्राथमिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र पूछा जाता है। ठीक है, तृतीय में आता है। तो कृषि क्षेत्र जो आता है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है, क्या वेरी खास क्वेश्चन है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ने बिहार का वर्तमान विकास दर कितना माना है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने बिहार का वर्तमान विकास दर कितना माना है, वो आप लोग को बतलाना है। और ये जो माना है 9.7%। ठीक है, ऑप्शन की अगर हम बात करें, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, ये आप लोग को बतलाना है। वेरी खास क्वेश्चन है साथियों, हम यहाँ पे आप लोग को इसके बारे में बता देते हैं आप लोग को। ठीक है, कृषि जो आता है वो प्रथम में आता है, उद्योग धंधे जो आते हैं द्वितीय में आते हैं। अभी इसके पहले हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि सेवा क्षेत्र तृतीय में आता है। सेवा किस में आता है? तृतीय में आता है। ठीक है, चलिए तृतीय में आता है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे या स्क्रीनशॉट मार लीजिए कि कृषि जो होता है प्रथम में आता है, उद्योग धंधे जो होते हैं द्वितीय में आते हैं, और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत तृतीय आता है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब। और सवाल नंबर 16 है कि योजना आयोग को भंग कर कौन आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग बना, वित्त आयोग बना, या राज्य वित्त आयोग, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग लाया गया। ठीक है, नीति आयोग लाया गया। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय या सीमांत आय? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय का आशय है जो है वो है आपका औसत आय। ठीक है, औसत आय। ऑप्शन क्या होगा? बी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सवाल है अगला कि निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है? वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे क्योंकि टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टोटल सवाल पूछे गए एग्जाम में। आप लोग क्वेश्चन में उलट के देख लीजिएगा, सबके सब मिल जाएंगे और यही सवाल आपको बार बार एग्जाम में घूमते रहते हैं। निम्न में कौन सा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है? तारापुर, कलपक्कम, नरोरा या कैंग? ये बतलाना आपको। तो जो है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र जो है तारापुर, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला सवाल है कि किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है। उद्योग की जननी कहा जाता है। आज आप लोग देखेंगे तो मैग्नीज, तांबा, सोना, लोहा, ये जो है कि जननी जो जो कहा जाता है वो सोना को, सॉरी, लोहा को कहा जाता है। क्योंकि जितने बड़े बड़े उद्योग धंधे लगते हैं, बिल्डिंग बनता है, यानी गाड़ी मोटर जितने भी देखते हैं, सब में किसका प्रयोग किया जाता है? लोहा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए लोहा को क्या किया जाता है? उद्योग की जननी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जिस देश में लोहा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है वह देश विकसित होता है। ठीक है, लोहा और पेट्रोलियम जिस देश में ज़्यादा मिल गया वो देश ज़्यादा विकसित हो जाता है। चलिए सवाल नंबर 20 है। क्या है सवाल कि भारत में 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार है। क्या कि भारत में 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वनों का विस्तार है, ये आप लोग को बतलाना है। ठीक है, चलिए जिनको पता नहीं है कोई बात नहीं, याद कर लेंगे कि 21.23 यानी 23% जो है प्रतिशत है 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, भौगोलिक वन क्षेत्र है, मतलब 21.23% जो है वो उस क्षेत्र में क्या लगा गया? सिर्फ वन लगा गया, यानी जंगल है, पौधे लगे हुए हैं। किसमें? तो भारत में। किसके अनुसार बताया गया? तो 2011 के अनुसार बताया गया। अगला सवाल है हमारे पास कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। बेहद ही खास क्वेश्चन है ये। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? देखते हैं। ऑप्शन है एक में कि वन्य जीवों तथा प्रकृति संसाधनों के संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है मृदा संरक्षण, तीसरा है जल संसाधन संरक्षण या खनिज संपदा संरक्षण। किसको बचाने की बात कही गई है संविधान की धारा 21 में, वो बतलाना आप लोग को। ये कहा गया है कि वन्य जीव को बचाना है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है, मतलब उसको बचाना है। प्रकृति, जैसे प्रकृति में क्या आ जाता है तो आपको जंगल आ जाता है, वन्य जीव जंतु आ जाते हैं, है ना। इन सभी को क्या करना हमें? बचाने की बात कही गई है संविधान 21 यानी संविधान की धारा 21 में। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है। और ये आपसे प्राकृतिक या कृत्रिम आपसे पक्का है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भूमि, क्या भूमि मनुष्य द्वारा बनाया गया? नहीं। भवन मनुष्य द्वारा बनाया गया है। ठीक है। मानव की योजना, ये मानव द्वारा बनाया गया है। इनमें से कौन ही क्या होगा ऑप्शन? बिल्कुल आप ऐसा ही देखने के बाद ये पता चल रहा है कि प्राकृतिक मतलब जो गॉड द्वारा गिफ्ट किया गया है, गॉड द्वारा दिया गया है। तो भूमि किसका देन है? प्रकृति का देन है। ठीक है, इसलिए प्राकृतिक संसाधन के रूप में आ जाते हैं। चलिए अगला सवाल है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? कई बार एग्जामों में देखने को मिला है ये सवाल। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? कौन सा बांध है ये? हीराकुंड बांध। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग दिमाग से याद कर सकते हैं कि सबसे लंबा बांध है ना, सबसे हेवी बांध तो हीराकुंड, हीरा रहेगा तो ही ना सेफ्टी किया जाएगा, यानी ऐसे आप याद कर सकते हैं हीराकुंड बांध। इतना लंबा बांध बना दिया गया सेफ्टी के लिए। चलिए ये आपको याद करने के लिए सिर्फ ऐसे बताएं। सवाल अगला कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? 1 टन 100 kg का है ना, एक, चलिए बताना आप लोग का कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, ये आप लोग को बतलाना है। 24 नंबर सवाल। बहुत बढ़िया, 10 kg का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 1 टन इस्पात बनाने में मैग्नीज जो है 10 kg का प्रयोग किया जाता है। और अगला सवाल है जो बार बार आपसे देखने को मिलता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो झारखंड में देखिए, झारखंड जो है कि सब अगर सवाल एक देता है ऐसे बहुत से विद्यार्थी यहाँ पे मार देंगे। देखिए आपको कोयला ऑप्शन में तो दिया हुआ नहीं है। ऑप्शन क्या होता है कि झारखंड में झारखंड किस खनिज उत्पादन के मामले में अग्रणी है, या बोल देगा आपको कि कौन सा राज्य जो है वो खनिज उत्पादक में सबसे आगे है, तो झारखंड आता है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है कि किसी खास जिला के लिए दे दिएगा, झारखंड का घाटीसाल है ना, घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला जो पाया जाता है वहाँ पे तांबा की अधिकता मात्रा पाई जाती है। क्या? तांबा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? मलबे समझते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग हो गया, पहाड़ हो गया, ढह गया, नीचे गिर जाता है, उसके अंदर लोग दब जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे दबा हुआ कोई व्यक्ति कि नहीं दबा हुआ कैसे पता करेंगे? अब उतना जेसीबी से तुरंत तो होगा पॉसिबल नहीं, पता कैसे किया जाता है वो बताना है। हेलीकॉप्टर के द्वारा, दूरबीन के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा या इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा। तो आप सिंपल सा ऐसे ही देखने से मिल रहा होगा कि हेलीकॉप्टर से देखें तो नज़र नहीं आएगा क्योंकि मिट्टी से तो दबा हुआ रहता है मलबे से।
दूरबीन से रोक नहीं सकता, क्योंकि दूरबीन साफ देखने के लिए खाली स्थान होना चाहिए, वह तो मिट्टी से दबा हुआ। माइक्रोब्स को एकदम छोटी छोटी वस्तु को देखा जाता है ना, जैसे खून में हमारे हो गया, पेशाब जांच होता है, इसमें माइक्रोस्कोप प्रयोग किया जाता है। इंफ्रारेड कैमरा होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मलबे में दबे या पृथ्वी के नीचे खनिज है कि नहीं है, उन सभी पदार्थों को ही देख लेता है, यानी दीवार के आर पार भी ये देख सकता है, इतना पावर होता है। हमारे बॉडी जो होता है, आप देखते होंगे कि सीटी स्कैन होता है, ठीक है, तो एक्सरे किरण मारता है, बॉडी का प्रत्येक अंग पता चल जाता है, और इंफ्रारेड उससे ज़्यादा हार्ड होता है। अगर ये लोहा पे मार दिया जाए तो लोहा गल जाएगा, इतना पावर होता है इसमें। चलिए सवाल नंबर 27 है कि सुनामी किस प्रकार की आपदा है। अब नाम से ही पता चल रहा है कि सुनामी है, तो सुनामी कोई मनुष्य द्वारा नहीं होता है, ये गॉड द्वारा होता है, और गॉड द्वारा होगा तो कौन सा आपदा होगा, प्राकृतिक आपदा होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या, डी बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए विद्यार्थी अगला सवाल है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। यह हुआ था 1848 ईस्वी में। ऑप्शन जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए, वियत मिन की स्थापना किसने की थी। वियत मिन की स्थापना किसने की थी। वियत मिन की स्थापना जो किया गया था हो ची मिन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी। और चलिए आज का आखिरी सवाल लेते हैं, इसका पार्ट 2 बना देंगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। और बेहद ही खास क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम तक ये क्लास चलता रहेगा। माइली हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था। माइली हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था वो बतलाना है। तो आपको इसके बारे में पहले भी पढ़ा चुके हैं आप लोग को। अमेरिका जिम्मेदार था इसके लिए, माइली हत्याकांड के लिए। उसने अपने सैनिकों को भेज दिया था माइली गांव में, और वहाँ पे लोगों को, औरतों को, सबको बंधक बना लिया गया था, पुरुषों को मार दिया गया था, स्त्रियों को, बच्चियों के साथ में बलात्कार किया गया था, उन्हें भी मार दिया गया था, पूरे गाँव में आग लगा दिया गया था। ठीक है, लेकिन उसमें से एक बुढ़ा बच जाता है जो बाहर आता है और अमेरिका के सैनिकों को कारनामा बताता है, तो अमेरिका की थू थू होती है ना। बड़ी दर्दनाक घटना घटा था माइली हत्याकांड। तो चलिए विद्यार्थी आज के लिए इतने। आप जरूर आप लोग कमेंट में बताएं कि आज कितना आंसर आप लोग दे पाए। तो उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छा लगा होगा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। तो धन्यवाद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।